हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में भी हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ओके, ये टॉपिक आपके आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले हम डिटेल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 तक, उससे आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, देखिए ये वीडियो ऑब्वियसली लंबी ही जाएगी क्योंकि इसमें हम डिटेल में प्लस जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी इंक्लूड किए गए हैं। ओके, तो एक बार अगर आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो दोबारा फिर आपको इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल में आज हम पढ़ने वाले हैं और आपको काफ़ी कुछ याद और समझ भी आने वाला है। ओके, देखिए हर काल में, यानी कि हर एक पीरियड में, चाहे एंशियंट हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, हर एक समाज का धर्म होता है, वो कोई ना कोई धर्म मानता है। ओके, तो जब इसी धर्म में कुरीतियाँ आने लगती हैं, बुराइयाँ आने लगती हैं, तो कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जो पूरे धर्म को बिखेर के रख देता है। रूढ़िबद्धता बढ़ जाती है, ऑर्थोडॉक्स टाइप हो जाता है, बिखराव आ जाता है धर्म में, और लोग अपने ही धर्म में अपर कास्ट लोअर कास्ट लेके आ जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि समाज में धर्म से रिलेटेड बुराइयां फैलने लगती हैं। ओके, तो इन्हीं बुराइयों को कम करने के लिए, धर्म और समाज में सुधार करने के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं, जिसको हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 3 प्रमुख क्षेत्रों से इसकी शुरुआत होती है। कौन से प्रमुख क्षेत्र होते हैं? जो पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ओके, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स के समय भारत में थे, तो ब्रिटिशर के समय सबसे पहले कौन से थे? 3 प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास। यहीं से स्टार्ट होता है धार्मिक सुधार आंदोलन। और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ओके, देखिए राजा राम मोहन रॉय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता था, पायनियर ऑफ रेनेसेंस, आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाना जाता था, नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, और इन्होंने सबसे पहला एक ग्रंथ लिखा था फारसी में। क्या नाम था? तुहफत उल मुवाहिदीन। कौन सी लैंग्वेज में? फारसी में था। और इसी बुक से पता चलता है कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, ये मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ओके, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने क्या कहा था कि ईश्वर सिर्फ एक है, राइट। तो ये जो बुक है तुहफत उल मुवाहिदीन, तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? एकेश्वरवाद का उपहार। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? एकेश्वरवाद का उपहार। तो इन्होंने कहा था कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, ओके, बहुत सारे ईश्वर नहीं है। और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जो भी हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम थोड़ा सा इमेजिन करते हुए कहानी की तरह याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर क्या होता है? देखिए 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। किसका? आत्मीय सभा का। क्या एम था? धार्मिक सुधार। ओके, तो 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का भी गठन किया। ओके, 1816 में वेदांत सोसाइटी का इन्होंने गठन किया। 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी। क्या नाम था इस बुक का? परसेप्ट्स ऑफ जीसस। ओके, तो 1820 में इन्होंने फिर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक बुक लिखी। और 1823 में इनकी जो ये बुक थी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, इन्होंने लंदन में लॉन्च की विद द हेल्प ऑफ जॉन डिग्बी। ओके, तो ये नाम भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है कि लंदन में जब राजा राम मोहन रॉय ने अपनी बुक को प्रकाशित किया, अपनी बुक को लॉन्च किया, तो उनकी हेल्प किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है जॉन डिग्बी। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है ना, हमें रिलेट करके याद रखना है। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, तो इनको क्या कहा जाता है? पायनियर ऑफ रेनेसेंस, यानी कि नव जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का पिता। राइट, आधुनिक भारत का पिता कौन है? राजा राम। ठीक है, ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है। इन्होंने बुक लिखी थी तुहफत उल मुवाहिदीन, जिसका हिंदी में मीनिंग क्या था? एकेश्वरवाद का उपहार। ओके, गिफ्ट टू मोनोथिज्म। राइट, इन 1815 इन्होंने आत्मीय सभा का गठन भी किया। किसका सभा का गठन किया? आत्मीय सभा। ओके, 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1820 में इन्होंने एक बुक लिखी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, 1823 में इन्होंने लंदन में इसको लॉन्च की। तो देखिए, ये जितने पॉइंट्स हैं ना, आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1815 आपको पक्के से याद कर लेना है। आत्मीय सभा का इन्होंने गठन किया। ठीक है, 1816, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 16 लिखा है। ओके, तो 16 साल के जो बच्चे होते हैं ना, तो सोसाइटी में उनको डांट बहुत पड़ती है। 16 साल के बच्चे, एडोलसेंस की एज स्टार्ट होती है, बहुत शरारतें करते हैं। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, 16 के जो बच्चे होते हैं उनको डांट बहुत पड़ती है सोसाइटी में। तो डांट से वेदांत याद रखना है आपको। ठीक है, फिर क्या हुआ? 4 साल बाद
जो राजा राम मोहन राय थे ना, इन्होंने जीजस की हेल्प से एक क्या लिखी, एक बुक लिखी। तो 20 लिखा ना यहाँ पे 1820, तो 20 को हमने लेट कर दिया बेस, ठीक है। तो इन्होंने धार्मिक सुधार को बढ़ाने के लिए एक बेस तैयार किया विद द हेल्प ऑफ जीजस। तो जीजस यानी कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने लिखा 20 यानी कि बेस 1820 में। ओके, फिर 3 साल बाद इन्होंने किसकी हेल्प से, डिग्बी की हेल्प से। ओके, आपको कैसे ध्यान रखना है, बिग बी डिग्बी। तो 3 साल बाद 1823 में विद द हेल्प ऑफ बिग बी यानी कि डिग्बी, तो डिग्बी की हेल्प से इन्होंने लंदन में इस बुक को लॉन्च किया। ओके, सो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स अभी हमने पढ़े ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, तो देखिए इनके प्रमुख सुधार और क्या थे। 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा, ओके, इन्होंने ब्रह्म सभा का भी गठन किया जो एक हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए था। कौन सी सभा, ब्रह्म सभा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, राजा राम, ठीक है। तो राजा राम जो थे वो ब्रह्मा की पूजा करते थे, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है ब्रह्म सभा, ठीक है, 1828 में। और वो देखिए ब्रह्मा की पूजा कैसे करते होंगे, दोनों हाथों से, ठीक है। तो दोनों हाथ यानी कि 2 हाथ, ओके, तो दोनों हाथ यानी कि 2 हाथ, तो क्या हो जाएगा 28 यानी कि 1828। तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म सभा का गठन भी किया। ओके, और आगे चल के 2 साल बाद 1830 में ब्रह्म समाज के नाम से इसको जाने लगा। ओके, अब देखिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में यानी कि इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इन्होंने कौन कौन से काम किए। सो 1817 में फाउंडेड द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता विद द हेल्प ऑफ डेविड हेयर। ओके, सो 1817 में इन्होंने कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। क्या किया इन्होंने, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में स्थापना की। अब देखिए यहाँ पर हिंदू का जो धर्म है उसमें सुधार करने के लिए इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज को फाउंड किया। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि हिंदू क्या था, हिंदू धर्म था, खतरे में जा रहा था, तो खतरे से क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 में इन्होंने हिंदू में सुधार करने के लिए, हिंदू रिलीजन में सुधार करने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। कहाँ पे, कलकत्ता में। ओके, विद द हेल्प ऑफ डेविड हरे। ओके, तो किसकी हेल्प से, डेविड हरे की। डेविड हरे का अगर ये हेल्प लेंगे तो ये हारेंगे नहीं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। अभी हमने पढ़ा था वेदांत सोसाइटी 1816, यहाँ पर क्या है 1825 में वेदांत कॉलेज, ठीक है। अब 25 साल के बच्चे हो जाते हैं ना, तो कॉलेज में एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है 1825। ओके, वेदांत कॉलेज, या आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपसे वेदांत कॉलेज पूछेगा तो आप 1825 कैसे याद रखोगे। सो देखिए कॉलेज में जब जाते हैं, ओके, कॉलेज में जब जाते हैं तो पर्ची कटती है, तो पर्ची 25, ओके, सो 1825, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ओके, कि वेदांत, ओके, कॉलेज में पढ़ने गया तो पर्ची कटेगी, सो 1825 वेदांत कॉलेज। ओके, अब देखिए बात आती है भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, यानी कि जर्नलिज्म में भी इन्होंने कुछ काम किए थे। क्या इंपॉर्टेंट काम किए थे, सो इस वजह से इनको भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है, पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। ओके, 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी लिखा था बांग्ला भाषा में, जो पहली समाचार पत्रिका थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में किसने लिखी थी, तो आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन रॉय ने। ओके, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजा राम मोहन रॉय ने पहली समाचार पत्रिका कौन सी लिखी थी, सो आपको ध्यान रखना है संवाद कौमुदी। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, संवाद कौमुदी। तो ऑब्वियसली जो मैगजीन वगैरह होती है ना, एक तरीके से क्या होता है, हम किसी का संवाद पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है संवाद, यानी कि संवाद कौमुदी इनकी पहली समाचार पत्रिका थी। ओके, सो अब देखिए जब हम किसी से संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो हम अकेले तो करेंगे नहीं, अकेले तो कर सकते हैं खैर, बट मेनली हम कम्युनिकेशन करने के लिए हमें 2 लोग तो चाहिए ही। ओके, तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम 2-1 लोग तो चाहिए, तो 2-1 यानी कि 1821, 2-1 1821। ओके, सो 1821 हो जाएगा, राइट। सो 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में पहली एक समाचार पत्रिका, फर्स्ट न्यूज़ मैगजीन इन्होंने रिलीज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। देन 1822 में इन्होंने मिरात उल अखबार एक लिखा था, कौन सी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में। ओके, सो पार्शियन लैंग्वेज में 1822 में मिरात उल अखबार नाम का एक अखबार लिखा। ओके, एंड 1822 में ही इन्होंने एक ब्रह्मोनिकल मैगजीन भी इंग्लिश में प्रिंट करवाया। सो
1821 में संवाद कौमुदी। ओके, तो दो एक लोग तो चाहिए ही हमें संवाद करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, तो संवाद कौमुदी हो जाएगा। फिर इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में इन्होंने दो चीज़ें करवाई, मिरात उल अखबार पारसी लैंग्वेज में, एंड 1822 में ही ब्रह्मानिकल मैगजीन भी इन्होंने प्रिंट करवाया। ओके, सो राजा राम मोहन रॉय के जो जर्नलिज्म में उन्होंने काम किए हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1829 में सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सती प्रथा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, बट कभी कभी जब हम रिवाइज नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। 1829 में सती प्रथा, तो देखिए होता क्या था सती प्रथा में, हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को भी कहा जाता था अब भाई तुम भी मर जाओ। ठीक है, तो कैसे आपको ध्यान रखना है, तो देखिए दोनों ही मर जाते थे, तो कैसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि दोनों, तो दोनों लिखा है ना, 1829 डेट आपको इसकी बहुत अच्छे से याद रखना है, दोनों। ओके, तो सती प्रथा में क्या होता था, दोनों ही गए। ठीक है, तो दोनों ही चल गए, तो दोनों यानी कि 2 नो, सो 1829 हो जाएगा। ठीक है, सो सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सती प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया, बैन लगाया किस इंडियन ने। ओके, सो आपको ध्यान रखना है राजा राम मोहन रॉय। ओके, बट अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से गवर्नर जनरल की हेल्प से, तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, सो कौन से गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट। ठीक है, किसने लगाया, राजा राम मोहन रॉय ने, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए उन्होंने सती प्रथा पे बैन लगाया, सो बैन से ही आपको बेंटिक याद रखना है, विलियम बेंटिक। 1829 कैसे याद रखा हमने, कि जो भी हस्बैंड वाइफ है दोनों सती हो जाते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो 2 नो यानी कि 2 नो, सो 1829। ओके, सो सती प्रथा का डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे देखिए 1830 में अकबर द्वितीय, ओके, ने राजा की इनको उपाधि दी थी। ओके, सो अकबर द्वितीय, जो मुगल एम्परर अकबर द्वितीय ने इन्होंने राजा की उपाधि दी थी 1830 में। ध्यान रखना है आपको, जब ये 30 के होते आ गए तो इनको फिर राजा की उपाधि मिल गई, किसने दिया, अकबर द्वितीय ने। ओके, और देखिए ये पहले भारतीय भी कहलाते हैं जिन्होंने समुद्र पार करके जो ब्रिटेन गए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओके, कि फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने क्रॉस किया सी को ब्रिटेन जाने के लिए। अब देखिए क्योंकि 1833 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी, ब्रिस्टॉल इंग्लैंड में। ओके, तो ब्रिटेन में इनकी डेथ हो गई थी, कौन सी जगह पे, ब्रिस्टॉल। सो देखिए जो राजा लोग होंगे ना, तो उनकी डेथ कैसी होगी, कैसे उनको रखा जाएगा, क्रिस्टल में रखा जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, इनकी जब डेथ हुई राजा राम मोहन रॉय की, तो इनको क्रिस्टल्स में रखा गया, तो क्रिस्टल यानी कि ब्रिस्टल, क्रिस्टल ब्रिस्टल। ओके, सो 1833 में इनकी डेथ हो गई, राइट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय आपको याद रखना है। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं केशव चंद्र सेन के बारे में। ओके, जिन्होंने आगे ब्रह्म समाज को विस्तार किया, राइट। सो केशव चंद्र सेन जो थे इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया, और आगे चल के ब्रह्म समाज जो है ये भी डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में 1865 में। 1865 में ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला हो गया ब्रह्म समाज, ओके, जो कौन आगे लेके बढ़ रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सो हमने क्या पढ़ा कि ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक तो ब्रह्म समाज जो रविंद्रनाथ टैगोर इसको आगे लेके जा रहे थे, दूसरा ये डिवाइड हो गया आदि ब्रह्म समाज, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा गया, जो केशव चंद्र सेन ने इसका नेतृत्व किया था। ओके, सो ब्रह्म समाज एंड आदि ब्रह्म समाज में ये डिवाइड हो गया, जिसे इंडियन ब्रह्म समाज भी कहा गया। और किसने इसको लेड किया, सो केशव चंद्र सेन ने। ओके, और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह एक्ट भी पारित किया था। कौन सा एक्ट, ब्रह्म मैरिज एक्ट। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, केशव चंद्र सेन ने क्या पास करवाया था, ब्रह्म मैरिज एक्ट। ओके, ये जो ब्रह्म विवाह एक्ट था यानी कि ब्रह्म मैरिज एक्ट जो था, इसमें क्या होता था कि शादी करने वाले जो लोग थे, मैरिज रजिस्टर इसमें किया जाने लगा। ओके, जो भी लोग शादी कर रहे हैं तो उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो वैसे ही मैरिज रजिस्ट्रेशन इनका होने लगा। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। और देखिए केशव चंद्र सेन जो थे ऑब्वियसली ये भी ब्रह्म समाज से ही रिलेटेड थे, और जो राजा राम मोहन ने स्थापना की थी, फाउंड किया था, इसी को ये आगे लेके चल रहे थे। ओके, नेक्स्ट है, अब देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं आर्य समाज के बारे में। ओके, सो देखिए आर्य समाज को किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती ने। किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती ने। यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य समाज किसने फाउंड किया, दयानंद सरस्वती ने। कैसे आप याद रखेंगे, ओके, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा आर्य लिखा है ना, तो आर्य को हमने आया से जोड़ दिया। ओके, सो हम कहते हैं ना कि हमें एक दूसरे को देख के दया का भाव रखना चाहिए, दया आनी चाहिए। ओके, सो आया दया, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हमें किसी को देख के दया आनी चाहिए, तो दया, ओके, यानी कि दयानंद आया यानी कि आर्य समाज। ओके, दया आया आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने। अब बात हो रही है देखिए क्योंकि आर्य समाज की, तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चाइल्डहुड नेम क्या था आर्य समाज यानी कि आर्य समाज के फाउंडर का,
यानी कि दयानंद सरस्वती का। सो क्या नाम था इनका? मूल शंकर इनका नाम था। ओके, सो आर्य समाज के जो फाउंडर हैं दयानंद सरस्वती, इनका मेन नेम यानी कि चाइल्डहुड नेम क्या था? मूल शंकर इनका नाम था। ओके, और देखिए पूर्णानंद एक गुरु थे जिन्होंने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। किसने दिया था? पूर्णानंद ने। ओके, सो दयानंद सरस्वती को पूर्ण करने के लिए इसने इनको दयानंद सरस्वती का नाम दिया? पूर्णानंद ने। ओके, सो पूर्णानंद हैज गिवन नेम दयानंद सरस्वती। और इनके जो मेन गुरु थे वो कौन थे? स्वामी विरजानंद। मेन गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। ओके, अब देखिए हिंदू धर्म एवं संस्कृति को प्रतिष्ठित करने की इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। तो इन्होंने क्या प्लेज किया? टू रिस्पेक्ट हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। ओके, अब देखिए इन्होंने अपने धर्म प्रचार करने के लिए, आर्य समाज के प्रचार करने के लिए आगरा में एक पाखंड खंडनी पताका फहराया था 1863 ईस्वी में। ओके, अब देखिए आर्य समाज वॉज इस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1875। और आर्य समाज फिर इस्टेब्लिश हुआ कहाँ पर सही ढंग से? 1875 में मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। ओके, सो आर्य समाज कहाँ पर? मुंबई में। और आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट इट्स हेडक्वार्टर वॉज मेड इन लाहौर। जब ये इस्टेब्लिश हो गया देन इसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर था वो लाहौर में बना दिया गया। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य समाज का जब बॉम्बे में गठन हो गया देन उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया? तो उसके बाद इसका हेडक्वार्टर बनाया कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में। ओके, और स्लोगन इन्होंने क्या दिया? वॉक टू द वेदास। बहुत फेमस स्लोगन है, वेदों की ओर चलो। ठीक है, क्योंकि आर्य समाज वेदों को ज्यादा महत्व देता था सो इन्होंने नारा कौन सा दिया? वेदों की ओर चलो। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको, कहाँ चलो? वेदों की ओर चलो। ओके, अब देखिए इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार किया पर वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन भी किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अनटचेबिलिटी पे अटैक किया लेकिन कास्ट सिस्टम जो था इसको इन्होंने सपोर्ट किया। सो आपसे स्टेटमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अबाउट आर्य समाज। सो आपको ध्यान रखना है कि आर्य समाज में जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने जो अनटचेबिलिटी था यानी कि जो छुआछूत है इसका तो इन्होंने विरोध किया बट इन्होंने कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया। ठीक है, और इन्होंने 10 प्रिंसिपल्स भी दिए थे। ठीक है, तो बस आपको इतना समझ लेना। हाँ, इन्होंने 10 प्रिंसिपल दिए थे, क्या क्या इन्होंने काम किए थे। ओके, सो देखिए 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बुक इन्होंने पब्लिश किया। ओके, सो पब्लिश सत्यार्थ प्रकाश अ बुक इन 1874 में। तो 1874 में सत्यार्थ प्रकाश नामक एक बुक को पब्लिश किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे आप याद रखेंगे? सो देखिए सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। ओके, तो सत्यार्थ प्रकाश यानी कि सत्य पे प्रकाश। ओके, और सत्य पे जब हम प्रकाश डालते हैं ना तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपके साथ सब लोग चलें। ओके, तो बहुत कम ऐसा होता है कि सत्य पे प्रकाश डालने के लिए साथ में आपके लोग और चलें। मे भी आपको अकेले जाना पड़े उस सत्य के रास्ते पे। ओके, तो बहुत कम है कि साथ में आपके कोई लोग चले। तो चल से आपको 4 याद रखना है, 7 4, साथ में चल 7 4। ओके, रिलेट करना है 7 4 7 चल। ओके, तो ही आपको ये डेट्स जो है ओके याद रह पाएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा है और जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको बहुत अच्छे से याद भी रखनी है। तो 7 4 सो 1874 हो जाएगा। ओके, सो पब्लिश किया इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश इन 1874 में। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है कि मूवमेंट टू सेव फ्रॉम रिलीजियस कन्वर्जन, शुद्धि मूवमेंट। अब देखिए धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाए। कौन सा आंदोलन चलाए? शुद्धि आंदोलन। सो देखिए जो हिंदू धर्म था ओके, तो क्या हो जाता था कि हिंदू धर्म में या जबरदस्ती क्रिश्चियन में आपको धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। ओके, पहले ऐसा बहुत होता था। सो इस चीज़ से बचाने के लिए, धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? शुद्धि आंदोलन। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको, धर्म से बचाने के लिए आपको शुद्ध कर रहे हैं कि आप शुद्ध हो जाओ। ओके, और किसी के बहकावे में मत आओ। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, शुद्धि आंदोलन। ओके, और इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकारा। तो इन्होंने सबसे पहले बात की हिंदी भाषा की कि हिंदी हमारी भाई राष्ट्रभाषा है। ओके, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। सो हिंदी को राष्ट्रभाषा इन्होंने स्वीकारा सबसे पहले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ओके, कि सबसे पहले हिंदी को किसने राष्ट्रभाषा स्वीकारा? सो दयानंद सरस्वती ने। ओके, सो ही फर्स्ट एक्सेप्टेड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। ओके, राइट। अब देखिए इन्होंने गौ रक्षा समिति का भी गठन किया था। कौन सी समिति का? गौ रक्षा। राइट, गौ रक्षा, क्योंकि ये वेद से रिलेटेड है तो वेदों में गौ का बहुत महत्व माना जाता है। राइट, सो गौ समिति का इन्होंने गठन किया। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। राइट, अब देखिए दयानंद सरस्वती जी की भी जब डेथ हो गई तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पश्चिमी संस्कृति और पूर्णतः वैदिक संस्कृति में, यानी कि वेस्टर्न कल्चर पर ये डिवाइड हो गया और वैदिक कल्चर में। ठीक है, सो देखिए 1886 में
डीएवी जो एक दयानंद एंग्लो वैदिक एक स्कूल था जो लाहौर में इसको खोला, किसने? लाला हंसराज ने। डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक एक स्कूल था जो लाहौर में खोला गया 1886 में बाय लाला हंसराज। किसके द्वारा? लाला हंसराज के द्वारा, ठीक है। एंड 1902 में गुरुकुल यूनिवर्सिटी इन हरिद्वार बाय स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशीराम। तो 1902 में गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में खोली गई स्वामी हर्षानंद एंड मुंशीराम के द्वारा। 1886 में लाला हंसराज। ओके, तो आपने अभी भी कई जगह स्कूल सुनने को मिलता है या देखा होगा आपने, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। तो सबसे पहले एंग्लो वैदिक स्कूल किसने खोला था? लाहौर में 1886 में लाला हंसराज ने। ओके, एंड गुरुकुल यूनिवर्सिटी जो 1902 में खोली गई थी बाय स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशीराम। ओके, सो देखिए गुरुकुल वगैरह जो यूनिवर्सिटी होती थी ना, तो सब उसमें श्रद्धा से पढ़ते थे, राइट? श्रद्धा से पढ़ते थे, तो श्रद्धानंद हो जाएगा एंड मुंशीराम, राइट? सो गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में 1902 में श्रद्धानंद एंड मुंशीराम। तो देखिए दो लोग हैं इसमें, स्वामी श्रद्धानंद एंड मुंशीराम। ओके, तो मुंशीराम यानी कि अब 18 से इसने क्रॉस कर दिया तो कहाँ पहुंच गया ये? 1902 में। ओके, तो दो लोग हैं। सो 1902 में हरिद्वार में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की, राइट? सो आपको ध्यान रखना है। एंड देखिए 1907 में वैलेंटाइन शिरोल जो थे कॉल्ड आर्य समाज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, कि भारतीय अशांति का जनक किसको बोला गया? आर्य समाज को, ठीक है। तो देखिए आर्य समाज ने बात की कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसको सब लोग स्वीकारो, इसकी वैल्यू को समझो, ठीक है। तो सबको साथ में लेके आ रहे थे थ्रू हिंदी लैंग्वेज। तो इसलिए वैलेंटाइन शिरोल ने बोला कि आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है। ओके, तो देखिए वैसे भी पहले जो ब्रिटिशर्स वगैरह होते थे तो वो यही बोलते थे, कोई भी अच्छा काम होता था तो भड़काते रहते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि भारतीय शांति का जनक किसको बोला? आर्य समाज को, क्योंकि सब साथ में आ गए थे। तो साथ में यानी कि 1907। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, जिसकी स्थापना, जिसको फाउंड किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ओके, इनका जन्म हुआ था 1862 में और इनकी डेथ कब हुई थी? 1902 में, राइट? ठीक है। सो देखिए इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए थे और इनको यूथ का मार्गदर्शक भी माना जाता है। तभी हम लोग युवा दिवस मनाते हैं, यूथ डे मनाते हैं ना 12 जनवरी को। ओके, सो इनको यूथ का मार्गदर्शक भी माना जाता है। और देखिए इनके जो गुरु थे कौन? परमहंस थे, जो कोलकाता काली मंदिर के एक पुजारी थे। सो ये जो थे ना मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। अभी हमने पीछे जब पढ़ा था आर्य समाज, ओके, तो उसमें क्या था कि ये लोग मूर्ति पूजा के विरोध में थे। बट यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी हैं तो इन्होंने मूर्ति पूजा के ये पक्ष में थे, बट आर्य एंड ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता था। सो देखिए इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, जो मूर्ति पूजा के पक्ष में थे, ठीक है। सो इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इन फेवर ऑफ आइडल वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा के पक्ष में थे। स्वामी विवेकानंद जी जो थे इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ओके, जैसे अभी हमने आर्य समाज का पढ़ा था दयानंद सरस्वती, उनके बचपन का नाम क्या था? चाइल्डहुड नेम क्या था उनका? मूल शंकर। ओके, बट इनका चाइल्डहुड नेम क्या है? नरेंद्र दत्त है, राइट? खेतरी के राजा द्वारा स्वामी की इनको उपाधि दी गई। तो खेतरी के एक राजा थे, उन्होंने इनको स्वामी की उपाधि दी। किसको? विवेकानंद जी को, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। 1893 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में गए थे शिकागो में, यानी कि विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में ये गए थे, जहां पर इन्होंने हिंदू धर्म को वैश्विक पहचान दिलाने में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। ओके, अभी तक जो हिंदू रिलीजन था वो एक कंट्री तक था, हमारे सिर्फ इंडिया तक, फिर इन्होंने बाहर ये लेके गए, राइट? सो 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था शिकागो में, वहां पे इन्होंने हिंदू धर्म को एक वैश्विक यानी कि एक ग्लोबल पहचान इन्होंने दिलाई। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका सन भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिलाई? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो 1893 ये जो डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम याद रखेंगे? सो देखिए यहाँ पर 1893 लिखा है और विश्व धर्म सम्मेलन में गए हैं तो इंडिया से बाहर गए हैं। सो देखिए इमेजिनेशन कीजिए कि विश्व धर्म में जा रहे हैं, ओके, और इंडिया से बाहर जाने, तो ऑब्वियसली क्या लगेगा? नोट बहुत ज़्यादा लगेंगे, है ना? तो नोट बहुत ज़्यादा लगेंगे और ये किससे गए हैं? फिर शिप से गए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, नोट बहुत ज़्यादा लगे और ये शिप से गए हैं। तो शिप से आपको ध्यान रखना है, शिप शिकागो, नोट यानी कि नोटीन, तो नोट नोटीन। सो 1893, राइट? सो नोट 3, नोट बहुत लगे, सो नोट नोटीन, सो 1893, राइट? सो 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहाँ पे इन्होंने हिंदू रिलीजन को एक ग्लोबल इन्होंने पहचान दिलाई, राइट? अब देखिए न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। किसका फॉर्मेशन किया? वेदांत सोसाइटी का। अभी हमने पीछे पढ़ा था वेदांत कॉलेज, और इन्होंने फिर वेदांत सोसाइटी का गठन किया, ठीक है। कौन सी सोसाइटी का? वेदांत सोसाइटी का, वो भी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया,
ठीक है। अब देखिए रामकृष्ण मिशन का भी इन्होंने गठन किया कहाँ पर, भारत में। वेदांत सोसाइटी का न्यूयॉर्क में, भारत में इन्होंने रामकृष्ण मिशन का गठन किया 1896 में, ठीक है। तो देखिए इनके गुरुजी कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने भारत में ही रामकृष्ण मिशन की गठन किया 1896 में। कौन से सन में, 1896 में, ठीक है। इन्होंने ये जो धार्मिक कुरीतियां जो थी इस पर प्रहार करने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। गरीब और जो असहाय जो लोग थे ना, इनको ये भगवान की शेड़ी मानते थे, इनको ही ये कहते थे कि आप इनको ही भगवान का, अगर आपको दर्जा किसी को देना है तो इन्हें ही दो, ठीक है। और देखिए 1900 में सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था कहाँ पर, पेरिस में, ठीक है। तो 1900 में इन्होंने सेकंड वर्ल्ड रिलीजियस जो कॉन्फ्रेंस हुआ था पार्टिसिपेट किया था इन्होंने कहाँ पर, पेरिस में। 12 जनवरी को युवा दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं के ऊपर, और इनको स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसने कहा था सबसे पहले, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। भारत के आध्यात्मिक गुरु की संज्ञा इनको किसने दी थी, फर्स्ट टाइम सुभाष चंद्र बोस ने, राइट। सो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, स्वामी विवेकानंद जी ने करी। इनके गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे। कौन थे, परमहंस। चाइल्डहुड नेम था इनका नरेंद्र दत्त। टाइटल ऑफ स्वामी किसने दिया, किंग थे एक खेतरी के, वहां के राजा ने, ओके। 1893 में यानी कि नोट यानी कि 93 1893 में ये विश्व सम्मेलन पे गए, विश्व धर्म सम्मेलन पे गए, जहां पे इंडिया को यानी कि इंडियन जो धर्म है इसको बहुत ज्यादा वैश्विक पहचान मिली। फॉर्मेशन किया इन्होंने वेदांत सोसाइटी का न्यूयॉर्क में, कहां पर, न्यूयॉर्क में। एंड रामकृष्ण मिशन का 1896 में इंडिया में किया। फिर 1900 में इन्होंने दोबारा सेकेंड विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया, ओके। और 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस सेलिब्रेट करते हैं, और इनको स्पिरिचुअल गुरु ऑफ इंडिया किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ अदर्स जो हैं। सो देखिए वेद समाज जिसका गठन किया था यानी कि जिसको फॉर्म किया था श्री धरालू नायडू ने 1864 में, कहां पर, मद्रास में। सो किससे इन्फ्लुएंस हुए, ये प्रेरणा मिली इनको केशव चंद्र सेन से। अभी हमने केशव चंद्र सेन पढ़ा था ना, ब्रह्म समाज, ओके। सो देखिए, और इसी समाज को, वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा गया। तो ये जो वेद समाज है इसको दक्षिण भारत का वेद समाज कहा गया, और किसने इसको फाउंड किया, धरालू नायडू ने, ठीक है। सो देखिए वेद समाज को किसने फाउंड किया, धरालू नायडू ने। कैसे हम याद रखेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देखो ना क्या लिखा है, वेद लिखा है, ओके। सो वेद को देखिए, जो वेद का ज्ञाता होता है ना, तो वो वेद को बहुत ही धराधर पढ़ लेता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, जो वेद के ज्ञानी होते हैं वो वेद को धराधर पढ़ लेते हैं। कहते हैं ना, अरे धराधर पढ़ रहा है, तो धराधर से आपको ध्यान रखना है। धरालू नायडू किसने फाउंड किया, धरालू नायडू ने 1864 में। नेक्स्ट है परमहंस मंडली, ओके। एंड परमहंस मंडली जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो फॉर्मेशन है इसमें 3 लोगों का नाम आता है, आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर एंड दादोब पांडुरंग, ठीक है। तो देखिए 2 इसमें पांडुरंग है, एक कौन है, बालकृष्ण जयकर। सो ये जो है एकेश्वरवाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। किस पे ये बेस था, ये वाला प्रभास मंडली, परमहंस मंडली वॉज बेस्ड ऑन मोनोथिज्म एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे ये बेस था, ठीक है। 3 लोग थे इसमें, कौन से, आत्माराम पांडुरंग, दादोब पांडुरंग एंड बालकृष्ण जयकर। अब कैसे इसे याद रखेंगे, सो देखिए यहाँ पर परमहंस मंडली लिखा है, ओके। तो देखिए मंडली से ही समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों की मंडली है, ओके। सो आपको ध्यान रखना है 2 लोग पांडुरंग है और एक कौन है, बालकृष्ण है, ठीक है। तो परमहंस, सो हंसों की मंडली में कौन है, 2 लोग पांडुरंग है और एक बालकृष्ण है, ठीक है, छोटे से कृष्ण, बालकृष्ण, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए प्रार्थना समाज। एंड प्रार्थना समाज को किसने फाउंड किया, आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में, कहां पर, बॉम्बे में, ओके। सो देखिए अभी हमने आत्मारंग पांडुरंग परमहंस मंडली में भी पढ़ा और इसमें भी पढ़ा। सो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में प्रार्थना समाज की भी स्थापना करी थी, ओके। और इनको भी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, तो केशव चंद्र सेन से ही मिली, ओके। एंड 1867 में गोविंद रनाडे इनसे आके जुड़ गए, ठीक है। सो देखिए 1867 में इन्होंने इसको फाउंड किया, एंड देन 2 साल बाद 1869 में गोविंद रनाडे जो है ये इनसे आके जुड़ गए। कौन, प्रार्थना समाज। सो प्रार्थना समाज जो है इसको किसने फाउंड किया, आत्माराम पांडुरंग ने। सो देखिए प्रार्थना जब भी हम करते हैं भगवान से तो अपनी आत्मा से करते हैं ना, बिल्कुल दिन जान अपनी आत्मा लगा के भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आत्मा से ही आपको ध्यान रखना है, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज की इन्होंने स्थापना करी, ओके। नेक्स्ट से देखिए आर्य समाज, और अभी हमने आर्य समाज पढ़ा था, दयानंद सरस्वती ने इसको फाउंड किया 1875 में, कहाँ पर, बॉम्बे में, ओके।
और देखिए जो ये दयानंद सरस्वती है ना, तो इनको ही मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो नोन एज द मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया। तो देखिए मार्टिन लूथर कौन थे, तो यूरोप में भी एक मूवमेंट हुआ था, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इन्होंने योगदान दिया था मार्टिन लूथर ने, दैट्स वाई ओके जो दयानंद सरस्वती है ही ऑल्सो नोन एज मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन, और ये भी हमने अभी पीछे पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी 1896-97। सो देखिए कभी 96 देखने को मिलता है, कभी 97, सो आपको दोनों ही आसपास का याद रखना है 1896 एंड 97 में। और इनको स्पिरिचुअल टीचर ऑफ इंडिया भी कहा गया, ठीक है, तो इनको भारत के आध्यात्मिक गुरु भी कहा गया, किसको, स्वामी विवेकानंद जी को स्पिरिचुअल टीचर ऑफ इंडिया, राइट। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका फॉर्मेशन भी 3-4 लोगों का इसमें नाम आता है। कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉट, जिसे हम पढ़ते हैं और जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैडम एच.पी. ब्लावास्की, ओके, एंड अदर। तो मेन 2 लोगों का आपको नाम याद रखना है, कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉट एंड मैडम एच.बी. ब्लावास्की, ओके। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, तो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी लिखा है, तो सॉफिकल से आपको सोफा याद रखना है, सॉफिकल सोसाइटी यानी कि सोफा, ओके। अब सोफा कैसे बना है, सोफा बना है स्टील से, तो स्टील यानी कि स्टील अल्कॉट, ओके। और सोफा कैसा है कि सोफा ऐसा है कि कितना भी बड़ा से बड़ा वेट बैठ जाए बिल्कुल सही रहेगा, तो वेट सही आपको वाट याद रखना है, बिल वाट्सकी, ओके, तो बिल वाट्सकी, सो बिल वाट्सकी, ओके। सो थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2 जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका नाम आता है कर्नल हेनरी स्टील अल्कॉट, ओके, एंड मैडम एच.पी. ब्लावात्स्की। भारत में 1882 में अड्यार मद्रास में इसकी शुरुआत भी की गई, तो ठीक है। तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब स्थापना हुई, देन इंडिया में इसकी स्थापना कहाँ पर हुई, तो मद्रास में हुई 1882 में, और एनी बेसेंट इसमें प्रमुख थी, ठीक है। सो एनी बेसेंट ज्वाइन थियोसॉफिकल सोसाइटी, देन एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी भी ज्वाइन किया। तो एनी बेसेंट किससे रिलेटेड थी, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, सो आपको ध्यान रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब एनी बेसेंट क्या कह रही है, कोई भी सोफा ले आओ, एनी सोफा, तो एनी सोफा सोफिकल सोसाइटी, सो एनी बेसेंट, राइट। नेक्स्ट है आप देखिए सेवा सदन, तो सेवा सदन को फाउंड किया था बाय B.M. मालाबारी इन 1885 में, तो B.M. मालाबारी 1885 में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सेवा सदन, तो सेवा से आपको सेव याद रखना है, ओके। कोई चीज़ हम सेव करके रखते हैं, किस चीज़ को, जो बहुत ज़्यादा खास हो, और माला ज्वेलरी वगैरह तो खासी होता है, ओके, तो माला को सेव करके रखा है, तो माला से मालबारी हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए यंग बंगाल आंदोलन, किसने इसको फाउंड किया, इस आंदोलन को, हेनरी विवियन डॉर्जियो। सो हेनरी विवियन डॉर्जियो ने इसको फाउंड किया था, कोलकाता के हिंदू कॉलेज के प्रधानाध्यापक थे ये, नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया इन्होंने, ओके। सो हेनरी विवियन डॉर्जियो जो है प्रमोटेड वुमेन्स एजुकेशन एंड ही वाज द प्रिंसिपल ऑफ हिंदू कॉलेज इन कोलकाता, राइट। सो आपको ध्यान रखना है, आपको विवियन डॉर्जियो यंग बंगाल मूवमेंट। सो कैसे आप याद रखोगे कि जो भी यंग है ना, राइट, जो भी यंग है वो जोरों शोरों से काम करेगा, तो जोर्जियो, ओके, सो जोर डेर्जियो, सो हेनरी विवियन डेरिजियो ने किसको फाउंड किया, यंग बंगाल मूवमेंट को, ओके। सो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को फाउंड किया गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में, कहाँ पर, बॉम्बे में। वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्विस ऑफ द मदरलैंड, मातृभूमि की सेवा के लिए ये संगठन बना था। कौन सा संगठन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो सर्वेंट से समझ में आ रहा है, ओके, मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं, सेवा कौन कर रहे हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए शारदा सदन, तो बाय पंडिता रमाबाई 1889 मुंबई में, और इन्होंने विधवा आश्रम भी खोले, तो विडोज का शेल्टर भी इन्होंने खोला, शारदा सदन, पंडिता रमाबाई, ठीक है। सो कैसे आप याद रखोगे, सो देखिए यहाँ पे रमाबाई लिखा है, तो रमा, पंडिता रमाबाई, तो रमाबाई में क्या आ रहा है, रमाबाई यानी कि माँ और बाई यानी कि माँ और बाप, ठीक है, रमाबाई, तो देखिए माँ बाई यानी कि माँ और बाप। तो माँ और बाप क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे को हमेशा वो शरण देते हैं, है ना, हमेशा अपने सदन में रखते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, जो माँ बाप होते हैं हमेशा शरण देते हैं, है ना, अपने बच्चों को हमेशा सदन में रखते हैं, शरण और सदन, सो शारदा सदन हो जाएगा, ठीक है। सो पंडिता रमाबाई ने फाउंड किया था शारदा सदन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, राइट।
नेक्स्ट है आप देखिए नारायण गुरु केरल। ओके, सो देखिए नारायण गुरु थे एक जो केरल को बिलोंग करते थे और इन्होंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। तो इन्होंने क्या बोला, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। तो देखिए जो नारद मुनि है ना, तो वो भी नारायण नारायण करते रहते हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, नारायण मुनि भी नारायण नारायण हमेशा एक ही चीज़ बोलते रहते हैं ना। आपने मेनली अगर देखा होगा कोई धार्मिक सीरियल वगैरह, ओके, सो उसमें क्या होता है, नारद मुनि नारायण नारायण करते हैं, तो नारायण एक ही बात बार बार, तो एक ही बात यानी कि वन, सो वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड। ओके, नेक्स्ट देखिए गोपाल हरि देशमुख। ओके, और इन्होंने लोक हितवादी मातृभाषा में सुधार के लिए काम किया, फिलेंथ्रोपिस्ट रिफॉर्म्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के लिए काम किया हरि देशमुख, ठीक है। सो देखिए देशमुख मेनली महाराष्ट्र के ही लोग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है एमजी रनाडे, जो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक इनको माना जाता है, फादर ऑफ रेनेसेंस ऑफ वेस्टर्न। ओके, सो पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक एमजी रनाडे, किसको, एमजी रनाडे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ओके, क्या नाम है इनका, एमजी रनाडे। नेक्स्ट है देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राइट। सो जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे ये, यानी कि सपोर्टर ऑफ विडो रीमैरिज। इसी के तहत इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 ये लेके आए थे। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ओके, सो देखिए अगर विडो के रीमैरिज की बात हो रही है तो वो कैसी होगी, ईश्वर का नाम लेके होगी। ओके, तो ईश्वर का नाम लेके विडो रीमैरिज एक्ट आया, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ईश्वर का नाम लेके विडो रीमैरिज एक्ट आया 1856 में, 56 में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ईश्वर का नाम लेके जगह जगह छापे पड़े, अरे कहाँ पे विडो है, चलो अगर वो चाहती हैं तो उनका रीमैरिज कराया जाए, तो छापा यानी कि 56, छापा 56, ठीक है। तो 1856 यानी कि 56। ओके, सो 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट भी ये लेके आए और ये सपोर्टर थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए पंडिता रमाबाई, अभी हमने पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ा, ये फिर से अब इनके बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये थी फाउंडर वुमेन्स मूवमेंट की, नारी आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया, आर्य महिला सभा का इन्होंने गठन भी किया, तो आर्य महिला सभा का इन्होंने गठन किया 1882 में, ठीक है। नेक्स्ट से देखिए ज्योतिबा फुले, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्य शोधक समाज इन 1873, एफर्ट्स टू एड पुअर एंड लोली पीपल टू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। जो गरीब लोग थे, ओके, और जो गरीब लोग थे, जो नीचे स्तर के लोग थे, उनको जो मेन सोसाइटी है, प्रमुख सोसाइटी है, उससे जोड़ना उनका मेन एम था। ओके, यानी कि गरीब और जो निम्न व्यक्तियों के जो समाज में जो लोग थे, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का इनका प्रयास था, इनके एफर्ट्स थे। ओके, किसके, ज्योतिबा फुले के। अब ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक की स्थापना करी, ठीक है। सो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सत्य बोलो वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो इनका जो सन है ना, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कैसे याद रखेंगे। तो देखिए ज्योतिबा फुले सत्य शोधक। ओके, तो देखिए अगर सत्य नहीं बोलोगे ना तो आपको भाई तिहाड़ जेल लेके जाएगा, तो तिहाड़ से आपको 73 याद रखना है, ठीक है। तिहाड़ 73, 73 यानी कि 73, 73 73, सो 1873। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने करी, तो ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। सो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2022 में, 21 में, 19 में, 16 में, उससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, यानी कि एमसीक्यू प्रीवियस ईयर्स जो आपके पूछे गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस वेस्टर्न एजुकेशन। सो वेस्टर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया था। सो देखिए जब वेस्टर्न एजुकेशन की बात होती है तो पश्चिमी शिक्षा की, तो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो राजा राम मोहन रॉय का नाम आता है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो देखिए राजा राम मोहन रॉय जो थे, यही प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, और इन्होंने ही पश्चिमी शिक्षा पर बल भी दिया था, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि इनको फादर ऑफ रेनेसेंस, पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं योग दूत कहा गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं कि राजा राम मोहन राय को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले थोड़ा घुमा के, सो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज जनरली कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। सो अभी हमने पढ़ा किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है मेनली, सो राजा राम मोहन राय को। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन 1828। तो वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, कैसे हमने याद रखा था, ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा, ओके। ब्रह्मा की पूजा कौन करते हैं, राजा राम करते हैं दोनों हाथों से, सो दोनों हाथ इनकी 2 8, सो 1829 में राजा राम मोहन रॉय, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा के नाम से इन्होंने स्थापना की थी, जिसको आगे चल के ब्रह्म समाज कहा गया, और ये अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। और ये जो ब्रह्म समाज है ये एम्फेसाइज करता है लव फॉर मैनकाइंड एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी एज द हाईएस्ट मेथड ऑफ लाइफ, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 1815 में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा दार्शनिक चर्चा वृत्त के संस्थापक कौन थे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ आत्मीय सभा कैलकाता ऑर्गेनाइज इन 1850। अब देखिए फिर से आत्मीय सभा की बात हो रही है, तो आत्मीय सभा मैंने आपको बताया था कि आपको ये डेट बहुत अच्छे से याद रखनी है, 1815। तो आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, कलकत्ता में राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो देखिए 1815 ईस्वी में आयोजित कोलकाता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किए गए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड अर्लियर देन अदर 3 ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब देखिए आपको बताना है कि बाकी की तुलना में कौन से 3 पहले स्थापित किए गए, ठीक है, यानी कि बाकी जो 3 हैं उनकी तुलना में कौन सा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले इसको एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। सो देखिए पहला है प्रार्थना समाज, दूसरा है सत्यशोधक समाज, देन परमहंस मंडली, देन ब्रह्मो समाज। तो देखिए इनको याद रखने के लिए आपको इनको थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए, ओके, डीप में कि किस सन के बाद क्या आया, ठीक है। तो देखिए प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, परमहंस समाज, ब्रह्मो समाज। प्रार्थना समाज जो था, ठीक है, प्रार्थना करते हैं हम अपनी आत्मा से, सो आत्माराम पांडुरंग थे। सत्यशोधक किसने किया था, तो सत्यशोधक की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा बाई फुले ने की थी। कब की थी इन्होंने, सो इन्होंने जो स्थापना की थी 1873 में की थी, ठीक है। तो सत्य जो बोलेगा, ओके, तो जो सत्य बोलेगा वो तिहाड़ में जेल में नहीं जाएगा, तो तिहाड़ 73, तो 1873 था, ओके। परमहंस मंडली, तो हंसों की भाई मंडली है, 3 लोग थे इसमें, ओके, तो 1849 1850। ब्रह्मो समाज, ओके, तो ब्रह्मो समाज यानी कि ब्रह्मा की सेवा कर रहे हैं हम 1828। सबसे पहले कौन सा आया था, तो सबसे पहले आया था ब्रह्मो समाज, ओके। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए सबसे पहले आया था ब्रह्म समाज 1828 में, परमहंस मंडली 1849 में, प्रार्थना समाज 1867 में एंड सत्यशोधक समाज 1873 में, ओके। तो इसको आप थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे ना तो ये डेट्स क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद हो जाएगी। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, सो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज तो हमने कैसे पढ़ा, आया, ओके, तो आया तो दया आई भाई, तो दया यानी कि दयानंद सरस्वती, ओके। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए दयानंद सरस्वती ने जो भी काम किए वो अभी हमने पीछे पढ़ लिया, आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सबसे मेन चीज़ आपको ये भी इनका ध्यान रखना है कि जब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी बॉम्बे में, देन उसके बाद इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया लाहौर में 1877 में, और इन्होंने फेमस स्लोगन दिया कि वेदों की ओर चलो, गो बैक टू वेदास, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट से देखिए हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। प्रार्थना हम करते हैं, कैसे करते हैं, अपनी आत्मा से, तो आत्मा यानी कि ऑप्शन सेकंड, सो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो अभी हमने इनके बारे में भी पढ़ा था, तो आप यहाँ पे फिर से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी दयानंद सरस्वती इज इनकरेक्ट। तो देखिए आपसे स्टेटमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सो देखिए इन्होंने ऑथर किया, ही ऑथर द बुक सत्यार्थ प्रकाश। किसकी बात हो रही है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो क्या इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, क्या ये ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, क्या ये आर्य समाज के संस्थापक थे। हिज बर्थ प्लेस वॉज गुजरात, तो क्या इनका बर्थ प्लेस गुजरात था। तो देखिए हमने इनका बर्थ प्लेस नहीं पढ़ा, ओके। सो आप सेकंड से ही समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो ब्रह्मो समाज तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना नहीं करी थी, किसने करी थी, राजा राम मोहन राय ने। सो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है, यही इसका गलत है। सो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ओके। सो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने की थी 1828 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म, भारत सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से सन में हुआ था। तो देखिए कौन से सन में हुआ था, तो ये हुआ था 1870 में। ओके 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को फॉर्म किया गया था। सो देखिए द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन इन 1870। ठीक है, तो केशव चंद्र सेन ने इसको फॉर्म किया था। It represented the secular side of the Brahmo Samaj and included many people who did not belong to the Brahmo Samaj। तो देखिए इन्होंने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को फाउंड किया था। ओके और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था सेकुलर साइड ऑफ ब्रह्मो समाज, और वो लोग भी इंक्लूड थे जो ब्रह्मो समाज के पार्ट नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन फॉर्म्ड। ओके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो थियोसॉफिकल यानी कि सोफा। ओके तो ऑप्शंस में से देखिए जस्टिस रनाडे, मैडम ब्लवात्स्की, एनी बेस एंड बाल गंगाधर तिलक। ओके तो यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक की बात हो रही है। मेन हमने दो पढ़े थे। ओके ठीक है, कर्नल एल्कॉट, कर्नल स्टील एल्कॉट, ओके एंड मैडम ब्लवात्स्की। तो यहाँ पर हमारा एक ही ऑप्शन गिवन है, सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पर आप अभी जो हमने पढ़ा वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं फिर से। राइट नेक्स्ट से देखिए द एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता बाय, कलकत्ता में एशियाई समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय सेकेंड सर विलियम जोन्स। राइट सो देखिए एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय सर विलियम जोन्स। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was founded in Kolkata in 1784 by William Jones। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फाउंड हुआ कोलकाता में 1784 में बाय विलियम जोन्स की हेल्प से। द फर्स्ट बुक ट्रांसलेटेड बाय हिम वाज द भगवत गीता एंड द सेकेंड हितो उपदेश। तो इसकी जो फर्स्ट बुक थी इन्होंने ट्रांसलेट की थी भगवत गीता एंड सेकेंड हितो उपदेश। ओके सो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी, कि एशियाटिक सोसाइटी अगर आपसे पूछा जाए कलकत्ता में 1784 में किसने इसको एस्टैब्लिश किया था, सो आपको ध्यान रखना है सर विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स। राइट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1870। ओके तो वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे। अब भारतीय सुधार संघ की बात हो रही है, तो भारतीय सुधार संघ अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, सो केशव चंद्र सेन। सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। राइट सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। Question number next is which of the following was not actively engaged in social and religious reforms in India। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय रूप से शामिल नहीं था। अब यहाँ पर बात हो रही है सोशल एंड रिलीजियस जो रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, उसमें जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं था या जो इंक्लूड नहीं था। ओके सो देखिए ऑप्शंस राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, भारतेंदु हरीश चंद्र। तो देखिए राजा राम मोहन राय भी थे, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, बट भारतेंदु हरीश चंद्र नहीं थे। सो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। राइट सो देखिए भारतेंदु हरीश चंद्र जो थे ये आधुनिक हिंदी साहित्य के इनको पितामह कहा जाता था। भारतेंदु हरीशचंद्र इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। ठीक है, वाइल राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड ज्योतिबा फुले certainly actively played their part in social and religious reforms। right क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन द ईयर। ओके सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके सो स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश द रामकृष्ण मिशन इन वेल्लूर कोलकाता इन 1897। Question number next is identify the correctly matched pair of the founder and socio-religious organization founded। तो आपको इसमें करेक्ट पेयर बताना है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ओके बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय आर्य समाज बिल्कुल गलत है। तो देखिए आपको करेक्टली बताना है, सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद चैंपियन द सुपरमेसी ऑफ वेदांतिक फिलोसफी इन द शिकागो द यूएस। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस हेल्ड इन द ईयर। तो ये कौन से ईयर में हुआ था, तो मैंने आपसे कहा था इसका ईयर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके तो स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में वेदांतिक दर्शन की सर्वोच्चता का समर्थन किया। कौन से ईयर में? ओके सो इन्होंने देखिए कौन से ईयर में किया था, कौन से ईयर में इन्होंने सपोर्ट किया था, तो नोट। तो ये विश्व धार्मिक सम्मेलन पे गया, तो बाहर वो भी इंडिया से, तो ऑब्वियसली नोट लगेंगे। तो नोट यानी कि 93, नोट 93, सो 93, सो 1893, सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। राइट सो स्वामी विवेकानंद had mentioned the supremacy of Vedanta philosophy in the year 1893 in Chicago, USA।
वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? ठीक है, तो शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, और ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी, चाइल्ड मैरिज, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ओके, तो देखिए शारदा एक्ट रिलेटेड था चाइल्ड मैरिज की एज से, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो इन द ईयर 1929 ड्यू टू द एफर्ट ऑफ डॉक्टर हरविलास शारदा, तो हरविलास शारदा के नाम पर ही शारदा एक्ट इसका नाम पड़ा। ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट। ओके, तो ये रेसिडेंट थे अजमेर के एंड फेमस जज भी थे, तो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन लॉ इन्होंने बनाया। बाय दिस एक्ट जो मिनिमम एज थी मैरिज फॉर गर्ल्स वॉज फिक्स एट 14 ईयर्स एंड फॉर बॉयज एट 18 ईयर्स। तो शारदा एक्ट ध्यान रखना है आपको 1929 में आया था। ठीक है, तो देखिए फिर से शारदा एक्ट दोनों के लिए ही था, दोनों यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज के लिए, तो दोनों यानी कि 2 नो, सो दोनों से क्या हो जाएगा 1929 हो जाएगा। ठीक है, तो एज कितनी बताई थी? गर्ल्स की 14 एंड बॉयज की 18। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द ओरिजिन एंड एनेक्टमेंट ऑफ द इंडियन एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और अधिनियम किया गया था? तो देखिए ये भी किससे रिलेटेड है? आयु से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट 1891 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम का आरंभ और इस अधिनियमन इसका किया गया था। 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर इसमें रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि 12 साल से अगर कोई गर्ल नीचे उसकी एज है तो उसकी शादी बिल्कुल नहीं की जाएगी। ओके, सो द एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस एंड इनेक्टेड इन 1891 में। कब आया था ये? 1891 में आया था। कौन से सन में? 1891 में। ओके, एंड दिस इनेक्टमेंट वाज मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज वाज बैन। सो 12 साल की कम जो अगर गर्ल्स हैं, अगर आप उनकी शादी कर रहे हो तो भाई ये चीज़ बिल्कुल बैन थी। ठीक है, तो ये जो समिति आयु अधिनियमन आया था तो ये आपको ध्यान रखना है 1891 में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? हु एस्टैब्लिश्ड द शारदा सदन स्कूल फॉर इंडियन विडोज इन कॉलोनियल इंडिया? तो देखिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? शारदा सदन की स्थापना कौन करेगा? कौन हमें शरण देता है? तो कौन देता है? माँ बाप। तो माँ बाप यानी कि माँ बाई, सो रमाबाई, सो पंडिता रमाबाई, सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वॉज द सत्यशोधक समाज फाउंडेड? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक, सत्य नहीं बोलेंगे तो भाई तिहाड़ में जाएंगे, है ना, तो तिहाड़ 73 तो 73 यानी कि ज्योतिबा फुले, सो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में। तो देखिए जो सत्यशोधक समाज तो था ये फाउंड किया था ज्योतिबा फुले ने 1873 में थ्रू हिज बुक गुलामगिरी, और इन्होंने गुलामगिरी इनकी एक बुक थी, ये भी इन्होंने रिलीज की थी, इसके बारे में इसकी बात की थी। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन सत्यशोधक समाज ही एम्फेसाइज्ड द नीड टू प्रोटेक्ट द लोअर कास्ट फ्रॉम हिपोक्रिटिकल ब्राह्मण्स एंड देयर opportunistic religious text. Question number next is which Indian social activist and politician led the self-respect मूवमेंट और द्रविड़ मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिज्म? सो किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेता ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है किस सामाजिक कार्यकर्ता ने। ओके, तो किस सामाजिक कार्यकर्ता ने? सो ऑप्शन फोर्थ यानी कि इरोड वेंकटप्पा रमास्वामी। ओके, सो ध्यान रखना है आपको इरोड वेंकटप्पा रमास्वामी, और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। ओके, सो देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि आत्मसम्मान स्वाभिमान की, जिसे द्रविड़ आंदोलन भी कहा गया है। ओके, सो देखिए भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटप्पा रामास्वामी ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किया था। द्रविड़ आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी 1916 में मद्रास में। ओके, सो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात हो रही है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी इससे विरोध होगा तो हम क्या करेंगे? हर चीज़ को इरेज कर देंगे, तो इरेज इरोड। ओके, तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा, कोई हमसे बुरा भला कह रहा है तो हम क्या करेंगे? उसको इरेज कर देंगे अपनी लाइफ से। सो इरेज इरोड, इरेज इरोड। ओके, सो इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ठीक है, 1916 में, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु वाज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा? सो आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन फर्स्ट यानी कि दुर्गाबाई देशमुख। अभी हमने पढ़ा था ना आंध्र महिला सभा महाराष्ट्र से रिलेटेड था, तो दुर्गाबाई देशमुख महाराष्ट्र में इन्होंने किया था। ओके, सो आंध्र महिला सभा वॉज फाउंडेड बाय दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख वॉज द वाइफ ऑफ सीडी देशमुख। ये सीडी देशमुख की वाइफ थी। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, सीडी देशमुख, उनकी वाइफ थी दुर्गाबाई देशमुख, और इन्होंने ही फाउंड किया था आंध्र महिला सभा।
ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट विटनेस द ओरिजिन ऑफ वाइकॉम मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में वाइकॉम आंदोलन की उत्पत्ति देखी गई है। ओके, तो कौन से राज्य में? सो केरला में, वाइकॉम मूवमेंट केरला। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वाइकॉम मूवमेंट आपको ध्यान रखना है। सो देखिए, ये जो वाइकॉम सत्याग्रह आंदोलन था, तो ये रिलेटेड था देखिए किससे? अनटचेबिलिटी से। ठीक है, सो अनटचेबिलिटी के विरुद्ध में ये वाइकॉम मूवमेंट था। इनफैक्ट द वाइकॉम सत्याग्रह वाज अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट ऑफ द डिप्रेस क्लासेस इन ट्रेवनकोर। सो टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। ओके, जो डिप्रेस क्लासेस थे तो उनके लिए ही ये वाइकॉम मूवमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। हियर द मूवमेंट वाज कैरिड आउट इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ केरला बिटवीन 1924 एंड 1925 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधीयन लीडर टी के माधवन, कोयापल्ली केलप्पन एंड केपी केशव मेनन। ओके, तो ये जो तीन लोग थे इससे जुड़े हुए थे वाइकॉम मूवमेंट से रिलेटेड, तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। और वाइकॉम मूवमेंट था क्या, किससे रिलेटेड था? ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कौन से टाइम के बीच में चला था? तो 1924 से 1925 के बीच में। कहाँ पर? केरला में, मंदिर में एंट्री करने से ये रिलेटेड था, ट्रावनकोर में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसने दलित वर्ग संघ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ओके, तो किसने की थी? तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन थर्ड, यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, दलित की बात हो रही है, दलित वर्ग को भी अपग्रेड करने के लिए काम किया था भीमराव अंबेडकर जी ने। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेड द दलित क्लास एसोसिएशन। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की है? Who started the self respect movement? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? अभी हमने इसको पीछे पढ़ा था, तो ईवी रामास्वामी नायकर। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। राइट, सो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर ने दक्षिण भारत में की थी। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय ईवी रामास्वामी नायकर इन साउथ इंडिया, जिसमें अभी हमने पढ़ा था इरोड। ओके, सो इरोड वी रामास्वामी नायकर इन साउथ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल। तो निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण। ओके, सो कौन हो जाएंगे? नवाब अब्दुल लातिफ खान। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए, नवाब अब्दुल लातिफ खान जो है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल इन 19th सेंचुरी। हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किस में दिया था? एजुकेशन में दिया था। ठीक है, तो नवाब अब्दुल लातिफ खान, ध्यान रखना है आपको, इनको बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। अब्दुल लतीफ़। ठीक है, लतीफ़, तो देखिए लतीफ़ मतलब लतीफ़ा होता है ना, कि आप कोई जोक सुन के हंस रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन जब आपकी अच्छी होगी, आपको प्रॉपर हर चीज़ समझ में आएगी, एजुकेशन में मिलेगी, तो आप कैसे, आप खुश रहोगे, लतीफ़े मारोगे। तो बस ऐसे ध्यान रखना है, एजुकेशन में काम किया, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं अब्दुल लतीफ़ खान। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज हु वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? सरकार के साथ मधुर संबंध बनाना, इस्लाम को परिशुद्ध करना, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, एडॉप्ट रैशनल एजुकेशन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ओके ऑप्शन सेकंड, यानी कि प्यूरिफाई इस्लाम। इस्लाम को परिशुद्ध करना इसका मेन एम था वहाबी आंदोलन का। ओके, सो देखिए, ये जो वहाबी विद्रोह है 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से ये स्टार्ट हुआ था, 7वें दशक तक बरेलवी तक चला था ये। और ये इस आंदोलन के प्रवर्तक राय बरेली के सैयद अहमद थे। ठीक है, कौन थे? सैयद अहमद थे। ओके, और इसका जो मेन सेंटर था वो कहाँ पे था? पटना में। ठीक है, तो इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे था? पटना में था इस मूवमेंट का। इट वॉज रेजिडेंस मूवमेंट हुज मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्यूरिफाई इस्लाम। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए। तो वहाबी आंदोलन इस्लाम को प्यूरिफाई करने के लिए मेन कौन था इसमें? तो सैयद अहमद थे रायबरेली के। कौन? सैयद अहमद रायबरेली के। ठीक है, वहाबी मूवमेंट याद रखना है आपको, वहाबी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान बहुत फेमस है और आपको ये पता भी होगा। राइट, तो अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखिए, द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान aimed at religious reform among Muslim after the failure of 1857 protest। तो देखिए, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खान द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था और 1857 के विरोध में जो भी असफलता
हासिल हुई थी। ओके, तो उसके बाद मुसलमान जो थे, जो इस्लाम था उसमें धार्मिक सुधार करने के लिए उद्देश्यों से इसको चलाया गया था। ठीक है, सो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, निम्नलिखित भारतीय में से कौन सा जापान में डार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ डार्टिंगटन हॉल स्कूल इन जापान? तो देखिए, जापान में एक स्कूल खोला गया था डार्टिंगटन हॉल के नाम से। तो कौन इसमें मेन फाउंडर था? ओके, वन ऑफ द फाउंडर था। सो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो देखिए, ये जो स्कूल था, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ डार्टिंगटन हॉल स्कूल इन जापान। द डार्टिंगटन हॉल स्कूल वॉज अ प्रोग्रेसिव को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन जापान। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इसके वन ऑफ द फाउंडर थे, यानी कि कई सारे फाउंडर होंगे, उनमें से रविंद्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, सो जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीट भी हुए हैं, सो वो यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आज आपको बहुत कुछ सीखने को एंड याद हुआ होगा ऑब्वियसली। ओके, सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।